Dear friends, welcome to the session of pronoun in International British English Speaking and Grammar course. फ्रेंड्स, आज हम pronoun सीखने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं pronoun. Pronoun, a word which is used in place of noun is called pronoun. जो noun की जगह पर काम में आने वाले शब्द होते हैं, उन्हें pronoun कहते हैं. अब pronoun के टाइप: पर्सनल pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, relative pronoun, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे प्रोनाउन के टाइप हैं। इसके अलावा कई अलग अलग बुकों में और भी एक्स्ट्रा टाइप दे रखे होते हैं, पर वो सब हम लमसम स्टडी कर लेंगे इसमें। तो प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। अब प्रोनाउन के हमने टाइप बता दिए हैं। प्रोनाउन है वो अलग अलग तरीके से काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में काम में आने वाले प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट पर्सन है, जिसमें आई है वो सिंगुलर है, वी है वो प्लूरल है। वैसे ही सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू सिंगुलर के लिए भी काम में आ सकता है, और वही यू प्लूरल में भी काम में आ सकता है। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई लिखा है, आई का मतलब मैं होता है, और वी का अर्थ हम होता है। एक पर्सन अगर अपने बारे में बात करता है तो मैं या आई का यूज करता है, और एक से ज्यादा लोग अपने बारे में बात करते हैं, खुद के बारे में, तो वी अर्थात हम इस शब्द का यूज करते हैं। अगर हम सामने वाले को कुछ कह रहे हैं जो हमारा लिसनर है, तो उसको हम यू कहते हैं। वह एक पर्सन हो या सिंगुलर हो तो भी यू बोलेंगे, और एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो भी उसको यू ही कहेंगे। तीसरा है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन में आता है जो न तो बोलने वाला है न ही सुनने वाला है, कोई थर्ड पर्सन है, जैसे कि ही, वह। शी अर्थात वह कोई लड़की, और ही का अर्थ होता है कोई लड़का या मेल, आदमी, मैस्कुलिन। और शी का अर्थ कोई भी महिला, लड़की, औरत ये होता है। इट इट है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए हो सकता है, और कोई ऐसे एनिमल जिसका जेंडर हमको पता नहीं हो, उसके लिए इट का यूज करते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि ये सारे सिंगुलर हैं, और अगर ये प्लूरल फॉर्म में हमको इनको लिखना है तो हम दे लिखते हैं। दे का अर्थ होता है हिंदी में वे। जैसे एक लड़का है तो ही बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा लड़के हैं तो दे बोलेंगे। एक लड़की है या फीमेल है या वुमन है तो शी बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा फीमेल हैं या औरतें हैं तो दे बोलेंगे। या कोई भी लोग एक से ज़्यादा हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कुछ भी हो, उस कंडीशन में उनको एक से ज़्यादा है, उनको थर्ड पर्सन में दे कहा जाएगा। तो ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं। प्लस दूसरी बात ये कि ये जितने भी मैंने इसमें दिखाए हैं अभी आपको, सिंगुलर और प्लूरल, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम में आएंगे। मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये लिखे हुए रहेंगे, और उसके बाद एक्शन वर्ड लिखी हुई रहेगी। दिस प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन जो ऊपर आपको बताए हैं, ये सारे ही प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम में लिए जाते हैं। तो ये पहली बात याद रखें। दिस प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर एक्शन वर्ड। दूसरी बात अलग तरीके से याद रखने की ये है कि ये एक्शन वर्ड के पहले इसका उपयोग होता है। जैसे कि आई ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज नहीं लिखा इसमें, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो आई और वी है उसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लिखना होता है, या ये जो वर्ब है उस वर्ब के पहले ही लिखना होता है। ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करें कभी कि प्ले के बाद खाली जगह दे रखी है, यहाँ पे आई और वी पढ़ दें। इनकी जगह हमेशा वर्ब के पहले या एक्शन वर्ड के पहले ही, एक्शन या वर्ब के पहले इनकी जगह रहेगी। वैसे ही यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, या ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ही, शी और दे, या यू, या आई, या वी, ये जो भी हैं वो वर्ब के ठीक पहले, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में इनका उपयोग होता है। पहले
ये प्रोनाउन होगा, उसके बाद उसकी वर्ब होगी। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी है जो हमें समझाने के लिए है कि हम सब्जेक्ट जो फॉर्म होती है प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, उनको हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज करें। व्हेन डैश वेंट टू दिल्ली माय फादर केम विथ मी। तो माय फादर केम विथ मी, मेरे फादर मेरे साथ आए। तो दिल्ली कौन गया था? तो यहाँ पर आई आंसर राइट होगा। आई वेंट टू दिल्ली। व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली गया, माय फादर केम विथ मी, मेरे फादर मेरे साथ आए थे। अब यहाँ पर ही क्यों नहीं भर सकते हम? ही इसलिए नहीं भरना है कि ही से संबंधित कोई भी यहाँ पे हिंट नहीं मिल रही हमको। हिंट है जैसे माय मिल रहा है, तो माय है वो मेरे से रिलेटेड है, और मी भी मेरे से रिलेटेड है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के अंदर आई भर दिया। डैश शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड एल्डर। हमें अपने पेरेंट्स और एल्डर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वी, ये सब के लिए बात कही वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। और अगर किसी ग्रामेटिकली अगर हम यहाँ पर शी को भरते तो शी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक जनरल सेंटेंसेज है जिसमें हमको ऐसा बोलना पड़ता है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो गई उसकी। ऐसे शी भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, चाहे तो हम इसको भर सकते हैं, पर ज़्यादा राइट वी है यहाँ पर। वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, हमें अपने से बड़े और पेरेंट्स दोनों का सम्मान करना चाहिए। हु आर डैश डैश, तो हु के साथ आर आया है, और जब आर आता है उसके साथ ही नहीं आता है, यू आता है। तो हु आर यू, तुम कौन हो? डैश लाइक्स, लाइक्स में पीछे एस आया है। डैश लाइक्स सिंगिंग बट, डैश लाइक्स सिंगिंग बट हिज सिस्टर लाइक्स डांसिंग। वह सिंगिंग पसंद करता है जबकि उसकी सिस्टर है, लेकिन उसकी सिस्टर है वो डांसिंग पसंद करती है। तो हिज सिस्टर आया, हिज का मतलब किसी एक लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पर हिज के मुताबिक या हिज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ही आएगा। ही लाइक्स सिंगिंग बट हिज सिस्टर लाइक्स डांसिंग। यहाँ पर दे क्यों नहीं लगाना है? दे इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि बात हम हिज के बारे में कर रहे हैं, किसी एक लड़के या आदमी या मेल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ही लगाएंगे और दे नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे एक से ज्यादा लोगों के लिए होता है और बात यहाँ पर किसी एक मेल की हो रही है, इसलिए यहाँ पर ही करेक्ट होगा। दे नहीं कर सकते हैं, ही करेक्ट है। डैश इज मोनिका, अब मोनिका लड़की है, समझ जाओ। हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर, लड़की क्या फीमेल है, इसमें वुमन है, बड़ी है, ठीक है। हर हस्बैंड इज ए डॉक्टर, उसका हस्बैंड डॉक्टर है। तो मोनिका डैश डैश इज मोनिका, वह मोनिका है, तो उसके लिए क्या आएगा? शी आएगा। वी नहीं करें, तो शी इज मोनिका, शी इज मोनिका। हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर, उसका हस्बैंड एक डॉक्टर है। तो ये लगता काफ़ी इजी है, या कोई लर्नर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस चीज़ का जो भी हम सीख रहे हैं अभी उसका पहले से नॉलेज नहीं हो। तो इसके लिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और धीरे से इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, लगातार पूरा सुने, ध्यान से सुने, और इसको हो सके तो बार बार भी देखें। अगर आप ये करते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हम आंसर कोई भी राइट करना हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन उसके लिए ध्यान से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यू बने रहें और सीखते रहें। शॉर्टकट जो होते हैं कई बार वो पूरी तरह से हमको बेनिफिट नहीं देते हैं, इसलिए पूरा नॉलेज हमको होना कंपलसरी है। सो वी आर कंटिन्यूइंग नाउ, अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। करण एंड अर्जुन आर गुड फ्रेंड्स, करण और अर्जुन है वह अच्छे फ्रेंड्स हैं। डैश प्ले टुगेदर, वे साथ में खेलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर दो जने हैं, मतलब एक जना नहीं है। एक पर्सन अगर कोई भी सिंगुलर है तो ही या शी या इट से काम हो जाता है, लेकिन एक से ज्यादा है तो हमेशा हमको क्या यूज करना चाहिए? दे यूज करना चाहिए। तो करण एंड अर्जुन आर गुड फ्रेंड्स, करण और अर्जुन अच्छे दोस्त हैं। डैश डैश प्ले टुगेदर, तो दे प्ले टुगेदर आएगा, ही नहीं आएगा क्योंकि एक आदमी नहीं है, एक से ज्यादा आदमी है। तो आएगा राइट क्या है? दे प्ले टुगेदर, दे प्ले टुगेदर, दे भरना था हमको। आइए अब आगे सीखते हैं प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो उसी तरीके से काम में ले आए जाएंगे जैसे ऊपर दे रखे हैं, वही प्रोनाउन है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है
कि ऐसे प्रोनाउन जो एक्शन वर्ड के बाद में अर्थात क्रिया जो होती है उसके पीछे काम में लिए जाते हैं, और उसका फॉर्म वही है फर्स्ट पर्सन, जैसे मुझे या मी, लेकिन उसका प्लूरल बन गया अस। सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर भी वही है और उसका प्लूरल भी यही है जिसका अर्थ तुम होता है। थर्ड पर्सन में हिम, कोई लड़का हो या मेल हो उसके लिए हिम आएगा, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर गर्ल को फिलअप करना है तो हर आएगा। लेकिन अगर प्लूरल है, मतलब लड़के मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं, या दोनों ही मिक्स हैं, मेल और फीमेल दोनों की संख्या है बहुत सारी उसमें, उस कंडीशन में हम उनको देम लिखेंगे। दिस प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम में लिए जाते हैं। दिस प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर एक्शन वर्ड्स, ये एक्शन वर्ड या वर्ब के पीछे काम में आते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, वी ई आर बी, वर्ब, क्रिया के पीछे ये लिखे जाते हैं। तो ये हम इसको याद रख सकते हैं। एक्शन वर्ड के साथ में काम आते हैं वी ई आर बी। तो ये हमेशा एक्शन वर्ड या वर्ब के पीछे काम में आते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। राम लाइक्स मी, राम मुझे पसंद करता है। अब राम लाइक्स आई ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्शन वर्ड के पीछे आई का फॉर्म लिखना है तो मी लिखा जाएगा। राम हमें पसंद करता है तो राम लाइक्स अस। अब यहाँ पर वी नहीं लिख सकते हैं, वी तो हमेशा स्टार्टिंग में होता है। तो राम हमें पसंद करता है, राम लाइक्स अस। राम लाइक्स यू, राम तुम्हें पसंद करता है। राम लाइक्स हिम, राम किसी लड़के को पसंद करता है। राम लाइक्स हर, राम किसी लड़की को पसंद करता है। राम लाइक्स देम, राम उन्हें पसंद करता है। अगर यहाँ पे कोई नाम होता है तो नाम एज इट इज हम लिख सकते हैं थर्ड पर्सन में, लेकिन अगर उसका प्रोनाउन लिखना है तो हिम लिखना है, या गर्ल का है तो हर लिखना है, या एक से ज़्यादा है तो देम ही लिखना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विथ आई या मी, क्योंकि हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो कॉफ़ी विथ मी आएगा। डोंट प्ले अलोन, अकेले मत खेलो। जॉइन अस, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो यहाँ पे वी नहीं आएगा, क्योंकि वी हमेशा एक्शन वर्ड के पहले आता है, जबकि जॉइन एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड के बाद अगर अपन को कोई प्रोनाउन लगाना है जो हम जो हम शब्द से रिलेटेड हो, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ पे हमको अस लगाना है, हमको वी वहाँ पर यूज नहीं करना है। हु बिट्स यू, तुम्हें कौन मारता है, तो हु बिट्स ही नहीं आएगा, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट फॉर्म में आता है, और यहाँ पर बीट एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड के बाद आपको यू लगाना है, क्योंकि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में फिट हो जाता है। टॉम इज नॉट गुड मैन, सो यू डोंट मीट डैश डैश, टॉम अच्छा व्यक्ति नहीं है इसलिए तुम उसे नहीं मिल सकते। अब मीट एक्शन वर्ड है, अब मीट एक्शन वर्ड के बाद हिम या हर क्या आएगा। अब सोचो, टॉम लड़का है कि लड़की है, या आदमी है कि औरत है, तो टॉम आदमी है तो हिम राइट है, हर नहीं आएगा क्योंकि हर फीमेल के लिए या औरत के लिए आता है। मोना आस्क्ड फॉर हेल्प, मोना आस्क्ड फॉर, यहाँ पे लड़की है, पहले से देख लो। मोना आस्क्ड फॉर हेल्प, मोना ने मदद मांगी थी। आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया था। हिम या हर, अब मोना लड़की है एक लड़का है, तो मोना लड़की है या फीमेल है, और जब कोई भी फीमेल है और उसके बारे में ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हर आएगा, हिम नहीं आएगा। तो आई रिफ्यूज्ड हर। करण एंड अर्जुन आर गुड एट वर्क, करण और अर्जुन काम में बहुत अच्छे हैं। वी शुड इनवाइट डैश डैश, हमें उनको इनवाइट करना चाहिए। तो हिम तो किसी एक जने के लिए होता है, आदमी यहाँ पर एक नहीं है, ज़्यादा है, तो क्या आंसर राइट आएगा, देम आएगा। करण एंड अर्जुन आर गुड एट वर्क, करण और अर्जुन काम में अच्छे हैं। वी शुड इनवाइट देम, हमें उनको इनवाइट करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं प्रोनाउन यूज। अच्छा, आप जो भी पढ़ रहे हैं अभी और आपको लगता है कि ये चीज़ मुझको वापस से समझनी है, तो सबसे इजी तरीका है इसको वापस रिवर्स कर लें। और कभी कभी जैसे क्या होता है कि सबकी लर्निंग कैपेसिटी या सीखने की तरीका जो होता है, वो स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है। तो किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को दो बार में या तीन बार में पढ़ने पे भी समझ में आ जाता है।
तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के धीरे धीरे इसको समझें और बार बार भी देखें, आपके माइंड में जो भी सिखाया जा रहा है वो बैठ जाएगा। प्रोनाउन यूज्ड एज अ पजेसिव एडजेक्टिव्स, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम में आते हैं, मतलब विशेषण के रूप में काम में आते हैं, किसी शब्द के आगे वह लग जाते हैं और उसके शब्द के अंदर कुछ और अपनी बात जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन में जैसे मेरा यूं बोलना है तो माय, लेकिन हमारा यूं बोलना है तो अवर। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके ठीक बाद में कोई न कोई नाउन जरूर आता है। इस जो भी ये दे रखे, चाहे ये हो, मतलब सारे इसके अंदर जैसे माय, योर, हीज, हर, योर, देयर, ये खाली नहीं रहते, इनके पीछे कोई न कोई नाउन आता है ताकि वो किसी के साथ जुड़ते हैं। ये जितने भी हैं सारे। तो माय, अवर, माय मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, ये और सब सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए योर ही आता है। हिज मतलब उसका या मतलब उस मेल का या लड़के का कोई वस्तु, हर मतलब उसका लेकिन लड़की का, देयर मतलब उनका। तो ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं जो कि एक्चुअल में पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह काम में आते हैं। माई बुक, अवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है। अबव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू शो राइट, ये ऊपर जो भी दे रखे हैं हमने हमारा राइट शो करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि माई बुक, माई मदर, अवर बुक, अवर मदर, योर बुक, योर मदर। तो ये अनकाउंट जो नॉन लिविंग के साथ भी आ सकते हैं और लिविंग के साथ भी आ सकते हैं, मतलब किसी पे अपना अधिकार बताने वाले शब्द नहीं है। माई मतलब मेरा, और माई बुक मतलब मेरी किताब, और माई मदर मतलब मेरी माँ। हिज बुक उसकी किताब, हिज मदर उसकी माँ। तो ये हिज है वो सिंगुलर के लिए आता है और वो भी मैस्कुलिन के लिए आता है। हर बुक, हर मदर उस लड़की की बुक, उस लड़की की मदर। हर का यूज यहाँ पर फीमेल के लिए या फेमिनाइन जेंडर के लिए किया जाता है। देयर बुक उनकी बुक, देयर मदर उनकी माता। तो देयर का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, मतलब प्लूरल के लिए किया जाता है, और हर और हिज का यूज जो है वो सिंगुलर या एक वचन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का लर्निंग कर रहे हैं, ये प्रोनाउन ही है लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव इनको बोला जाता है, क्योंकि ये ठीक एक्शन वर्ड के, सॉरी, नाउन के ठीक पहले लग रहे हैं, इसलिए एक एडजेक्टिव की तरह भी इनका रोल हो रहा है, इसलिए इस तरह के प्रोनाउन को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दिस इज माई मदर, यह मेरी माँ है। आइए हम यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं माय, अवर, हिज, हर, देयर और योर, ये भरने के हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रोनाउन। आई लिव इन दिस रूम, मैं इस रूम में रहता हूँ। सो यू डोंट एंटर विदाउट डैश डैश परमिशन। मैं इस रूम में रहता हूँ तो ये रूम किसका हो गया? मेरा हो गया, इसलिए आप किसकी परमिशन के बिना नहीं आ सकते हो? तो विदाउट माय परमिशन, माय आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूम किसका है? आई का है, तो आई के साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा? माय वाला प्रोनाउन आएगा। आई लव डैश डैश इंडिया, आई लव डैश डैश इंडिया, तो आई लव माय इंडिया। हमने कहाँ से लिया? ये ऊपर से सेट किया। डैश डैश नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? वंदे मातरम है। तो नेशनल सॉन्ग है वो पूरा देश हमारे सबका है, इसलिए इसमें क्या राइट होगा? अवर। अवर इसका करेक्ट आंसर है। ओ यू आर, ओ यू आर। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। तो जहाँ पे हमारा इस शब्द का जरूरत है हिंदी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हम अवर भरेंगे, मेरा ऐसा लिखना है तो माय भरेंगे। वेयर डू यू रिसाइड, रिसाइड मतलब रहना, वेयर डू यू रिसाइड, व्हाट इज डैश डैश नेम, तो आप कहाँ रहते हो और आपका क्या नाम है? तो आप कहाँ रहते हो और आपका क्या नाम है? तो व्हाट इज डैश डैश नेम, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। डिक एंड डैश डैश वाइफ वर्क इन अ स्कूल, डिक और उसकी पत्नी एक स्कूल में काम करते हैं।
तो किसकी पत्नी है? डिक की है। डिक क्या है? मैन का नाम है, आदमी का नाम है। तो हिज। डिक एंड हिज वाइफ वर्क इन अ स्कूल। डिक और उसकी वाइफ स्कूल में काम करते हैं। रितु एंड हर हस्बैंड। रितु के साथ रितु और उसका हस्बैंड एक कंपनी में काम करते हैं। तो रितु लड़की है, इसलिए उसका हस्बैंड उस लड़की या उस औरत की प्रॉपर्टी होगा, फीमेल की प्रॉपर्टी होगा। तो हिज, औरत की कोई भी राइट है किसी चीज पे तो हर आएगा। रितु एंड हर हस्बैंड वर्क इन अ कंपनी। रितु और उसका हस्बैंड एक कंपनी में काम करते हैं। डिक एंड हिज वाइफ। डिक आदमी है, इसलिए उसकी वाइफ, उस आदमी की वाइफ ऐसा बोलना है तो हिज वाइफ आएगा। और उस औरत का पति ऐसा बोलना है तो हर हस्बैंड आएगा। तो फीमेल की कोई भी वस्तु है, हर लगाना पड़ेगा। मेल की कोई भी वस्तु है, हीज लगाना पड़ेगा। आपकी कोई भी वस्तु है, आपका नाम है तो योर। हमारा कुछ भी है ऐसा बोलना है तो अवर। और मेरी वस्तु, मेरा ये वस्तु, तो माय लगाना पड़ेगा। उन लोगों का कोई वस्तु ऐसा लगना हो तो भी हम देखते हैं। आगे दे रखा है, जॉन एंड अब्राहम बोथ आर गुड फ्रेंड्स। जॉन और अब्राहम दोनों बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। डैश पेरेंट्स आर वेल नोन। उनके पेरेंट्स वेल नोन है, उनके पेरेंट्स को सब जानते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक से ज्यादा की बात है, इसलिए उनके पेरेंट्स ऐसा शब्द आया है। तो उनके के लिए यहाँ पर हमको दे रखा है देयर। तो ये तुम्हारा जो 7 नंबर का जो हमने करा अभी, उसका आंसर THEIR, देयर होगा। THEIR, देयर। जॉन एंड अब्राहम बोथ आर गुड बॉयज। जॉन और अब्राहम दोनों अच्छे लड़के हैं। देयर पेरेंट्स आर वेल नोन। उनके पेरेंट्स वेल नोन हैं। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में ये वर्ड आएंगे, माइन, मेरा, आवर्स, हमारा। देखो कुछ चेंज है पिछले वाले से। इस टेबल को आप इससे कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। माय में यहाँ पे माई लिखा है मेरी वस्तु के लिए, लेकिन यहाँ पर माइन लिखा है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव था, पॉजेसिव एडजेक्टिव था। फर्स्ट पर्सन जैसे है इसमें, माय मतलब माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, योर्स का मतलब तुम्हारा, योर्स का मतलब तुम्हारा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए योर्स में सेम ही रहता है। हिज मतलब उस लड़के का, और हर्स पीछे एस है, उस लड़की का। और देयर्स मतलब उनका। तो यहाँ पर कहाँ पीछे एस है, कहीं पे शब्द ही अलग है, तो याद रखना पड़ेगा। दिस प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू शो राइट। ये प्रोनाउन हमेशा राइट शो करने के लिए काम में आते हैं, अधिकार बताने के लिए काम में आते हैं, बस इनको उपयोग करने का जो तरीका है वो अलग है। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। दिस बुक्स आर माइन, यह किताबें हमारी हैं। अब बुक एक है तो इज आ गया, ज्यादा है तो आर आ गया। दिस बुक इज अवर्स, यह किताब हमारी है। दिस बुक्स आर अवर्स, यह किताबें हमारी है। तो एक किताब है, यहाँ पर ज्यादा किताबें हैं। दिस बुक्स इज योर्स, यह बुक तुम्हारी है। दिस बुक्स आर योर्स। दिस बुक इज हिज, यह किताब उस लड़के की है। दिस बुक्स आर हिज। दिस बुक इज हर्स, दिस बुक्स आर हर्स। दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक आर देयर्स। तो ये ध्यान रखना है, इसमें खाली सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आगे जो भी हमको करना है वो हम खुद करेंगे। लेकिन ये है वो ऐसी जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, अक्सर उसके बाद ये शब्द लिखते हैं। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये जो भी वर्ड हैं वो इस तरीके से यूज होते हैं, इसीलिए पॉजेसिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। मतलब इनके आगे कोई नाउन नहीं होता है। जैसे अवर्स के बाद में कोई नाउन या योर्स के बाद में कोई नाउन, ये इस तरीके से फिट नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। मतलब इनका यूज करने का पैटर्न ये है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए। इस तरीके से अगर लिखा हो तो पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो माय बुक मतलब नाउन के ठीक आगे, तो उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। मेथड ऑफ यूजिंग माय और माइन। माय और माइन किस तरीके से अलग अलग है, उसका उपयोग देखते हैं। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। उसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं या प्रोनाउन के तरीके से लिखते हैं, तो वो तरीका ये होगा, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, खुद ही देख लीजिए आप। दिस बुक, यहाँ पर बुक आगे लिखा है, दिस बुक इज माइन।
तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में दिस इज माय बुक ऐसा यूज होता है। इनका अर्थ एक ही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन। हुज बाइक इज दैट, यह बाइक किसकी है, वह बाइक किसकी है, योर्स और माइनी, माइन, क्योंकि माय है वो किसी न किसी नाउन के पहले आता है, यहाँ पर नाउन है ही नहीं, सेंटेंस बंद हो गया यहाँ पर पूरा। हुज बुक इज दैट, वह किताब किसकी है, योर्स और माइन। दोज बैग्स आर हीज, वे बैग उसके हैं, नॉट हर्स, हर के नहीं है। तो लास्ट में आता है तो हर नहीं लिखना होता है, हर्स लिखना होता है। तो इसके एग्जाम्पल के आंसर भी दे रखे हैं। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्रिया का प्रभाव अगर क्रिया करने वाले पर ही पड़ना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर कोई एक्शन हो रही है और उस एक्शन का असर है वो एक्शन करने वाले पे ही पड़े, उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि आई हिड माई सेल्फ, मैंने खुद को छिपा लिया। वी हिड आवर सेल्व्स, हमने खुद को छिपा लिया। तो आई होगा और खाली जगह भरने की होगी तो माई सेल्फ ही भरना पड़ेगा। वी है और खाली जगह भरनी है तो यहाँ पे आवर सेल्व्स ही भरना पड़ेगा, वी के साथ सेल्फ नहीं आएगा, सेल्व्स आएगा, क्योंकि आवर हमेशा प्लूरल होता है। तो वी हिड आवर सेल्व्स, हमने स्वयं को छुपा लिया। यू हिड योर सेल्फ, तुमने खुद को छिपा लिया। अगर एक आदमी है तो सेल्फ आएगा, और एक से ज्यादा हैं सुनने वाले तो योर सेल्व्स आएगा। यू हिड योर सेल्व्स, तुमने खुद को छिपा लिया। ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छिपा लिया। शी हिड हर सेल्फ, उसने स्वयं को छिपा लिया। दे हिड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को छिपा लिया। तो दे के साथ हमेशा देमसेल्व्स आएगा, सेल्व्स ही आएगा, क्योंकि दे कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल ही होता है। सम मोर एग्जांपल, ही विल हर्ट हरसेल्फ, ही विल हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को चोट पहुंचाएगा। शी विल हर्ट हरसेल्फ, वह स्वयं को चोट पहुंचाएगी। अब इस तरीके से बहुत सारे एक्शन वर्ड लगा लगा के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि बीट मतलब मारना, हर्ट चोट पहुंचाना, बर्न जला देना, एंजॉय करना, ब्लेम आरोप लगा देना। ऐसे वर्ड इसमें फिट कर करके आप बार बार बोल सकते हो। आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद ही एंजॉय करता हूँ। वी ब्लेम्ड अवर सेल्फ, हमने अपने आप पे आरोप लगाया। यू ब्लेम्ड योर सेल्फ, तुमने खुद पे आरोप लगाया। दे ब्लेम्ड देम सेल्व्स, उन्होंने अपने आप पे आरोप लगाया। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये जो भी एक्शन हो रही है उसका असर खुद के ऊपर ही हो रहा है। जैसे एक्शन करने वाला ही है, उसने एक्शन करी छुपाने की, और छुपाया भी किसको, खुद को ही। तो जब एक्शन कोई करता है और उसकी एक्शन का असर भी उसके खुद के ऊपर पड़ता है, उस कंडीशन में हम वर्ब के बाद में इस तरह की जो उसकी पजेसिव प्रोनाउन है उसका उपयोग, पजेसिव नहीं रिफ्लेक्सिव, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको समझेंगे तो समझ में जरूर आएगा। तो बने रहिए, बीच बीच में आप रुक करके थोड़ा माइंड को रिफ्रेश भी कर सकते हो, वापस से उसके बाद कंटिन्यू करें। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य पर जोर डालकर बोलने के लिए किया जाता है। कोई भी वाक्य बोल रहे हैं और उस पर जोर डालकर कुछ भी कहना है, उस कंडीशन में आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं। या किसी चीज़ को महत्व या इम्पोर्टेंस देने के लिए भी इस प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। अक्सर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग जो भी एक प्रोनाउन है उसके ठीक बाद में अक्सर होता है। वी सॉरी आई माई सेल्फ थैंक्ड अमित, मैंने स्वयं अमित को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे खुद या स्वयं जो शब्द अगर हम वाक्य में जोड़ते हैं उस कंडीशन में हम उसका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज करते हैं। वी आवर सेल्व्स कवर्ड द बॉक्स, हमने खुद बॉक्स को ढका, मतलब किसी और से नहीं करवाया, खुद करा ऐसे। यू योर सेल्फ रॉट दैट लेटर, तुमने खुद वह लेटर लिखा था। ही हिमसेल्फ वॉश्ड द कार, उसने खुद ने कार धोई। शी हर सेल्फ वॉश्ड द कार, शी ने या उस औरत ने वह कार खुद धोई। दे देमसेल्व्स वॉश्ड द कार, उन्होंने खुद ने कार धोई। तो
अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप असाइनमेंट ले सकते हो कि इस तरह के और भी सेंटेंस एक्शन वर्ड फिट करके यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब एक्शन करने वाला अपनी एक्शन को जोर डालकर बोलने की बात करता है और यूं कहता है कि मैंने खुद ने यह काम किया, उसने खुद ने यह काम किया, हमने खुद ने यह काम किया, ऐसा बोलना है तो सब जो सब्जेक्ट है उसके ठीक बाद में उसका जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बनता है वो लिखना होता है। आई का मी, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, या प्लूरल हो तो सेल्व्स, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स, ये उनके एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड आते हैं जैसे कि हु, whom, whose, which, that। तो ये वर्ड आमतौर पर जैसे आपने हु या whom या whose या which ये वर्ड देखे होंगे, तो ये तो क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आने वाले वर्ड हैं। ये प्रोनाउन कैसे बन गए? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब काम आते हैं जब यह किसी सेंटेंस में किसी और वर्ड की जगह ले लेते हैं या सेंटेंस में अक्सर बीच में भी आते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी ये वर्ड जब करते हैं, उस कंडीशन में हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं। तो एक याद रखने लायक बात है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा जिससे हम जल्दी से अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। ही, शी, दे या किसी का भी नाम हो, उस नाम को अगर हटा करके हम अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना चाहते हैं तो अक्सर हु वहां पर फिट होता है। हिम, हर, देम या कोई ऐसा नाम जो कि ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग में हो रहा आ रहा हो, उस को हटाकर अगर हम कोई प्रोनाउन लगाना चाहते हैं तो वह हुम होगा। तो हु है वह कोई नाम ऐसा जो सब्जेक्ट की तरह किसी सेंटेंस में चल रहा है, और उसको हटा करके जब हम कोई प्रोनाउन लगाते हैं तो वहाँ पे हु का उपयोग होता है। और ऑब्जेक्ट की तरह कोई भी प्रोनाउन या कोई नाम हो और उसे हटा करके उसके बदले में कहीं प्रोनाउन फिट करना है जो कि किसी से कोई रिलेशन बताता है, उस कंडीशन में हम होम का यूज़ करते हैं। आप कंटिन्यू बने रहना क्योंकि सेंट टॉपिक को पूरा समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा। हिज, हर, देयर या किसी का नाम लेकिन पजेसिव अधिकार बताने वाला शब्द हो, उस कंडीशन में हम हुज का यूज करते हैं, जिसमें ये मूल शब्द हीज, हर, देयर्स या वो नाम पजेसिव वाला एपोस्ट्रोफी वाला वो चीज़ हट जाती है, और उसके बदले में सेंटेंस में जिस हिस्से में भी ज़रूरत हो उस हिस्से में ये शब्द फिट होता है। जरूरी नहीं कि उसी जगह पर हो, अक्सर तो उसी जगह होता है, पर कभी कभी कोई छोटा मोटा ज़रूरत पड़ सकती है ऐसी। एग्जाम्पल देखने पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इट, पॉजिटिव इट हो तो विच या दैट लगाया जाता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए यूज होते हैं अक्सर। आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ। ही कैन सिंग इन हिंदी, वह हिंदी में गा सकता है। एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, तो मैं एक लड़के को जानता हूँ, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में गा सकता है। अब उसी सेंटेंस को हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बनाया। आई नो द बॉय, अ बॉय को द बॉय कर दिया और ही की जगह पर हु लगा दिया। तो मैंने पहले सिखाया था आपको, ही हटेगा तो हु लगेगा, ही, शी, दे ये हटते हैं तो हु लगते हैं। तो आई नो द बॉय हु कैन सिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर ही को हटाया और हु को लगा दिया और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, बीच में से फुल स्टॉप हट गया। ही इज कमल, वह कमल है, उसका नाम कमल है। आई टॉट हिम, मैंने उसको पढ़ाया था, मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाई थी या सिखाई थी। दैट इज कमल whom आई टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पर हिम हटा, हिम पीछे से हटा तो उसको मतलब हटा ही दिया हमने फिर, ठीक है। और फिर क्या हुआ, दो सेंटेंस जोड़ने थे, उसमें कमल, ये हिम किसके लिए आया था? तो भैया हिम है वो कमल के लिए आया था। हिम कमल के लिए आया था, तो हमको जो हुम फिट करना है, WHOM, हुम, हुम ये शब्द फिट करना है, तो वो शब्द भीम भले कहीं पे भी लिखा हो उसको काट देना और हुम उसी जगह फिट होगा जहाँ पे कमल होगा, क्योंकि कमल जो है उसके लिए ही यहाँ पर हिम शब्द आया था, इसलिए हिम को यहाँ से हटा दो दूसरे वाक्य में से, सेंटेंस में से,
और कमल के ठीक बाद में हुम फिट कर दो, और बाकी जो आपका सेंटेंस है वो वैसे के वैसे ही कंटिन्यू लिख देना, जैसे आई टॉट इंग्लिश, वो वैसे के वैसे रह जाएगा। हिम हट गया बीच से, यहाँ से हिम हट गया, लेकिन ऐसा मत करना कि जहाँ पर हिम लिखा हो वहीं पर हुम लिख दो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। हिम आया किसके लिए था? तो हिम आया था कमल के लिए। तो कमल के ठीक बाद में जो भी आपको वर्ड फिट करना है रिलेटिव प्रोनाउन, वो फिट हो जाएगा, और हिम को हम काट देंगे और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे ही पूरा कर लेंगे। तो हिम को हटाया तथा उसके लिए कमल के ठीक बाद में हमने होम लिख दिया और दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। तो सेंटेंस बन गया कुछ इस तरीके से, ही इज कमल हुम आई टॉट इंग्लिश, वह कमल है जिसे मैंने अंग्रेजी सिखाई थी। जैसे हिंदी इंग्लिश में भी क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता रहना चाहिए। दैट इज कमल, वह कमल है, आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी सिखाई थी। वह कमल है, मैंने उसे अंग्रेजी सिखाई थी। देखो यहाँ पे एक तरह से पूर्ण विराम है हिंदी के लिए, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। अब ये भी सेंटेंस है, वह कमल है, लेकिन यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ गया, जिसे मैंने इंग्लिश सिखाई थी, और ऊपर वाले में जिसे शब्द नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं। तो वह कमल है जिसे मैंने इंग्लिश सिखाई थी। तो आपको डिफरेंस हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो उसको बार बार देखें। दैट इज रामपाल, वह रामपाल है। हिज सिस्टर इज अ डॉक्टर, और उसकी सिस्टर डॉक्टर है। तो इसके अंदर जो नियम काम करने वाला है वो ये वाला नियम काम करने वाला है। तीसरा नंबर पे हिज हर देयर वगैरह हो तो सीधा उसकी जगह पर हुज लगा दो, काम खत्म। दैट इज रामपाल, हिज सिस्टर इज अ डॉक्टर, वह रामपाल है, उसकी बहन डॉक्टर है। तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप की जगह इस हिंदी में पूर्ण विराम आता है। अब दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। हिज जो है वह रामपाल के लिए आया था, यहाँ पर ये हिज है वो रामपाल के लिए आया था, और रामपाल तो फिर हुज लगा दो, और वो पूरी पूरी लाइन रामपाल के बाद फिट हो जाएगी। तो जिसकी जिसका, ये शब्द का हुज का ही अर्थ होता है, जिसकी जिसका, ये सब। हिज को हटाया और उसकी जगह पर हुज लगाया और दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। आई हैड ओनली वन पर्स, मेरे पास सिर्फ एक ही पर्स था। इट हैज़ बीन स्टोलन, और वह चोरी हो चुका है। और वह चोरी हो चुका है, मेरे पास सिर्फ एक पर्स था और वह चोरी हो चुका है। आई हैड ओनली वन पर्स विच या दैट हैज़ बीन स्टोलन, जो कि चोरी हो चुका है। जो चोरी हो चुका, अब यहाँ पर जो बन गया वो, विच या दैट लगा देना, इट को हटा देना और उसकी जगह पर विच या दैट लगा देना। तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए अक्सर काम में आता है विच या दैट, तो हम उसको समझ सकते हैं। अगर इसमें लिविंग थिंग होती, ही या शी होता, तो फिर हमारा हु वाला जो तरीका होता है उसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्स है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विच या दैट का यूज़ हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़। ये अलग अलग तरीके से भी और काम में ले सकते हैं, पर ये बेसिक है। इतना बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। कभी हो सकता है कि अलग से भी इसके और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस के भी टॉपिक बनते हैं, पर ये बेसिक आपको सिखाया है इसमें। कॉम्प्लेक्स होंगे थोड़े और बड़े लेवल के होंगे, उसके लिए भी हो सकेगा तो फ्यूचर में कुछ बनाएंगे इसमें। तो आपको इसके साथ कनेक्टेड हैं तो ज़रूर ही उसको देखने मिलेगा। बस आप पेशेंस रखें और धीरे से इसको सीखें, कनेक्टेड रहें और पूरा नॉलेज गेन करें, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए अब सीखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दिस, पास की एक वस्तु, ओनली फॉर वन थिंग ऑफ नियर, THEAC दिस, मोर देन वन थिंग ऑफ नियर, दूर की, पास की बहुत सारी वस्तुएं, दूर की नहीं। THEAC दिस, पास की एक चीज, एक वस्तु, और पास की ज्यादा वस्तुएं हैं तो THEAC दिस। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। तो दिस इज माई कार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाएगा, और दिस कार इज माइन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिस के साथ में है कार, और यहाँ पर दिस और कार वस्तु दूर हो गई है, इसलिए इसको प्रोनाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ठीक बाद में आ जाए तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और हेल्पिंग वर्ब बाद में नहीं आए और हेल्पिंग वर्ब दिस के ठीक पहले, कार के ठीक पहले दिस लिखा हुआ है, या दिस के बाद में कोई नाउन है, उस कंडीशन में उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और दिस के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब है
उस कंडीशन में हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। दीज आर माई कार्स, यह मेरी कार है। दिस कार्स आर माइन, यह कार मेरी है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी एक टॉपिक में कभी पूछ लेते हैं कि ये किस रूप में काम में लिया गया है। तो जब हेल्पिंग वर्ब ठीक बाद में आ जाए दिस के, तो वह प्रोनाउन है। और हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, हेल्पिंग वर्ब दूर हो और नाउन हो, दिस के ठीक बाद में नाउन हो, तो वह एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट, दूर की एक वस्तु को शो करने के लिए, ओनली वन थिंग ऑफ फार। और दोज, मोर देन वन थिंग ऑफ फार, दूर की एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए अगर शब्द काम में लिया जाता है तो वह दोज आता है वहाँ पे। दैट इज़ माई कार, वह कार मेरी है। दैट कार इज़ माइन, वह कार मेरी है। वह मेरी कार है और वह कार मेरी है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गया, दैट मीन्स प्रोनाउन है। यहाँ पे दैट प्रोनाउन है। दैट कार इज माइन, यहाँ पे दैट के बाद एक नाउन आ गया, देन आगे सेंटेंस चल रहा है, तो वो एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हियर दैट इज यूज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड हियर दैट इज यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज कार, दोज आर माई कार्स, दोज आर माई कार्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज कार्स आर माइन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोज प्लूरल के लिए है और दूर की वस्तु के लिए है। दैट भी दूर की वस्तु के लिए है, लेकिन सिंगुलर वस्तु के लिए, एक के लिए। दूर की कोई एक चीज, लेकिन ये दूर की कोई एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। और वैसे ही दिस बताया था, पास की कोई एक चीज, लेकिन THOAC, दो सॉरी, पास की कोई एक चीज, लेकिन यह है पास की एक से ज़्यादा चीज़ें, कितनी भी हो सकती हैं। तो ये डिफरेंस समझने के बाद ही हमको पढ़ना है। दोज आर माई कार्स, वे कारें मेरी हैं। दोज कार्स आर माइन, वे कारें मेरी हैं और वो मेरी कारें हैं। तो अब दोज के साथ आर आ गया, तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखेंगे उसको, और दोज के साथ कार आ गई तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखेंगे। बस ये डिफरेंस हमको पता रहना चाहिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम में लिए जाने वाले शब्द हैं। उसमें भी दो दो कैटेगरी बनी हुई है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है। या विच बुक इज़ योर, कौन सी किताब तुम्हारी है। तो विच के साथ अगर बुक आ गया है, विच के साथ अगर कोई नाउन आ जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और विच के ठीक साथ में कोई नाउन नहीं है, विच के बाद में हेल्पिंग वर्ब है और फिर बाकी कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो नाउन ठीक पीछे है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे फादर का नाम क्या है। हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ठीक बाद में ही आ रही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये जो WH वर्ड हैं वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज में आते हैं, ये हमने अभी देखा है कि विच इज़ योर बुक, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, हु इज़ योर क्लास टीचर, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हैं। और कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें विच के ठीक बाद में कोई नाउन हो, उस कंडीशन में हम उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से धीरे से देख लें, समझ में आ जाता है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने जो भी देखा था वो हमारे प्रोनाउन का सारा ये टॉपिक है। प्रोनाउन के जितने भी टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किए थे, उन सभी टाइप के हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं और यूज़ कैसे होता है वो भी समझ लिया है। एक बार मैं आपको वापस से ये रिवर्स कर रहा हूँ। आपको इसमें से कुछ नोट करना है, उतारना है, तो आप इस स्क्रीन को रोक करके लिखें, क्योंकि स्क्रीनशॉट सिर्फ ले लेने से हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमको इसको बार बार लिखना और समझना पड़ता है, तभी हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैं आपको इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर कोर्स के अंदर जो ग्रामर ज्ञान सेक्शन है उसके अंदर से ही ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको
बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपका नॉलेज इंक्रीज हो। इसमें जो प्रोनाउन दे रखे थे मैंने आपको, जितने भी दे रखे थे वो उसके अकॉर्डिंग समझाए हैं। आप वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन की जगह पर काम में लिए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लाइक दैट ये पूरा इंग्लिश में है। तो पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और भी अलग अलग बुक्स में देखने पर हमको कुछ और अलग अलग तरीके के प्रोनाउन भी दिखने मिल सकते हैं, पर बेसिक ये हैं जो हमको पता रहने चाहिए। प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कौन से काम में आते हैं, तो ये मैंने आपको दिखाए थे और उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक्सरसाइज भी की। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह कौन से काम में लिए जाते हैं, तो वो पूरे यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से दे रखे हैं और उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर अवेलेबल है। प्रैक्टिस वर्क, प्रैक्टिस के बाद में समझने के लिए एग्जाम्पल दे रखे थे। एग्जाम्पल्स कंप्लीट होने के बाद में हमने एक्सरसाइज देखी है और उसमें फिलअप भी करके देखा है। उसके बाद है प्रोनाउन यूज्ड एज पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम में लिए जाने वाले प्रोनाउन है, तो वह है प्रोनाउन ही, बट एडजेक्टिव की तरह यूज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ठीक बाद में नाउन होता है। तो जिनके ठीक बाद में नाउन नहीं है तो वह एक तरह से एडजेक्टिव है। जिसके ठीक बाद में नाउन है, ऐसा प्रोनाउन जिसके ठीक बाद में कोई नाउन है, तो वह एक तरह के एडजेक्टिव की कैटेगरी बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पॉजिटिव एडजेक्टिव भरे ही। अब पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं तो वो इस तरीके से उसी वर्ड को कुछ मॉडिफाई करके बनाया हुआ है और बस उसका यूज़ करने का तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में उसको यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो इस पैटर्न को माइंड में फिट कर लें। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है। शब्द सेम है और मीनिंग भी वही निकल रहा है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है। उसी वर्ड को यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया है। तो देखने पर और बार बार पढ़ने पर ही समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी बता दिया है आपको कि क्रिया का असर क्रिया करने वाले पर ही पड़ता है। एक्शन जो कर रहा है उसके ऊपर ही एक्शन का इफेक्ट पड़ता है। उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, मतलब एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है एक्शन खुद के ऊपर ही। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज जो है वो उस कंडीशन में होता है जब हम सेंटेंस पर काम करने वाला जब बात को जोर डालकर कहता है कि वह उसने खुद ने किया है, उस कंडीशन में यहाँ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज होता है। शी ने हर सेल्फ ये काम किया है, ही ने हिमसेल्फ वह काम किया है, खुद ने। और रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जो कि इन वर्ड्स का प्लेस ले लेते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक कर देते हैं। उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। इसे नोट जरूर करें और प्रैक्टिस करें, आपको जरूर समझ में आएगा इसमें। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो डेमोस्ट्रेट करने के लिए या इंगित करने के लिए काम में लिए जाने वाले शब्द हैं। दिस एक चीज़ के लिए, THEC दिस एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, लेकिन है ये पास की चीज़ें। THAT दैट पास की एक चीज़ के लिए, नहीं दूर की एक चीज़ के लिए। और THOAC दोष दूर की ज़्यादा चीज़ों के। विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वैसे ही दैट और हु भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके ठीक बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद में अगर कोई नाउन आ जाए तो हम उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह देते हैं। तो ये फ्रेंड्स प्रोनाउन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, समझेंगे और आने वाले समय में जो भी नए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोज आएंगे तो आप उसको भी देखकर अपना नॉलेज है वो कंप्लीट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थिंक गुड फॉर ऑल।